हम लोग पिछली कक्षाओं में कुछ पढ़ लिए हैं द्रव्य के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है। तो द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो तीन प्रकार की होती है। अब हम लोग एक एक प्रकार को देखेंगे। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था पर। ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था की जिसकी आकृति दृढ़ हो और आकार सुनिश्चित हो, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। इसका हम लोग उदाहरण बात करेंगे कि बर्फ, लकड़ी और धातुओं ठोस अवस्था की श्रेणी में आते हैं। ठोस अवस्था के हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। बर्फ ठोस में हम लोग देख लें। पहले जो इसकी आकृति होती है ठोस की, वो दृढ़ होती है और आकार सुनिश्चित होता है। बर्फ का कोई टुकड़ा है, इसकी जो आकृति है, आकृति कैसी है बर्फ के टुकड़ा की? तो दृढ़ है। जो पूरी इसकी आकार है बर्फ का, यह सुनिश्चित है। सुनिश्चित हम इसलिए कहेंगे इसको कि इस बर्फ के टुकड़े को जिस रूप में रखेंगे उसी आकार का यह अपना निश्चित आकार बना लेगा। इसको हम अगर राउंड शेप में रखेंगे तो राउंड शेप में हो जाएगा। जैसे इसके आकार को रखेंगे वैसा इसका आकार बन जाएगा। इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सुनिश्चित है इसका आकार। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पर कि द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। इसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। द्रव में क्या कह रहा है कि इसका जो आयतन है वो निश्चित है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। मान लीजिए कोई एक हम थाली लिए, उस थाली में हम द्रव भर रहे हैं। जितना द्रव कवर कर रहा है यह इसका आयतन है। द्रव को हमने थाली में गिराया और पूरा थाली कवर कर लिया, इसीलिए इसका आयतन क्या है? निश्चित है। अब आकृति निश्चित कैसी नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे एक बाल्टी बनाकर।
मान लीजिए हमने एक बाल्टी बनाया, बाल्टी में हमने द्रव भरा, इसकी आकृति हमने क्या किया, चेंज कर दिया। थाली से हमने क्या किया, बाल्टी बना दिया, लेकिन इसका भी आयतन क्या है, निश्चित है। इसका आकार हमने बदला, आकार हमने इसका बदल दिया। अब हम लोग देखेंगे तीसरे टॉपिक पर गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। गैस का क्या होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब इसको हम लोग भी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मान लीजिए कोई पात्र है, कोई एक गैस सिलेंडर की कोई एक पात्र है जिसका आकार क्या है, निश्चित है कि ऐसा ही पात्र है। इसमें हमने कोई गैस इसमें भरा। जब हम इसमें गैस भरेंगे, इसके पात्र के जितने आवरण है पूरे आवरण में कवर कर लेगा। इसी को हम लोग आयतन कहेंगे। अब हम लोग नोट में थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे वायुमंडल में जो वस्तु जिस अवस्था में पाया जाता है, उस वस्तु का उसी अवस्था में वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हमने ऊपर 3 अवस्थाएं पढ़ा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तीनों अवस्थाओं की अलग अलग कंडीशन है। वह जिस अवस्था में पाया गया, उन अवस्थाओं के वर्गीकरण के रूप में हमने अध्ययन किया। कोई वस्तु हुआ, उस वस्तु को अधिक या कम ताप पर उस वस्तु की अवस्था बदल सकती है। जैसे हमने पीछे अवस्थाएं के बारे में पढ़ा। मान लीजिए ठोस अवस्था है, उसको अगर हम लोग हीट किया जाएगा तो उसको हम लोग द्रव बना सकते हैं। द्रव को अगर हम लोग टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वह ठोस बन सकता है। गैस को दूसरे माध्यम में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसे कह रहा है कि अधिक या कम ताप पर उस वस्तु की अवस्था बदल सकती है। किसी भी वस्तु की अधिक ताप हम देंगे तो उस वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे अणु पर। अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल, द्रव्य जो है वह सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आप जानते हैं कि इस संपूर्ण विश्व में
जो कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना है। अब हम लोग नोट में देखेंगे कि जो अणु होता है यह परमाणु से मिलकर बनता है। जो अणु हमारा है परमाणु से मिलकर बनता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु परमाणु नहीं। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब हम लोग देखेंगे कि द्रव्य के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा है, ये भी छोटे छोटे जल के अणु से मिलकर बना है। जो ये दो अणुओं के बीच की जो खाली स्थान है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरा अणु आकाश। क्वेश्चन पूछ देगा कि द्रव्य के अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंतरा अणु आकाश बोलते हैं। अणु सदैव गतिशील अवस्था, अणु जो है सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं। अर्थात अणु के पास गतिज ऊर्जा, अर्थात अणु के पास गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ाने पर इसके औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणु सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं। कोई भी अणु हो वो गतिशील अवस्था में रहते हैं। जब किसी भी पदार्थ को हम हीट करते हैं तो उस अणुओं के मध्य और औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मान लीजिए वह 10 की स्पीड से उसकी गतिज ऊर्जा है, अगर उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो उसकी स्पीड 20 हो सकती है, इससे अधिक भी हो जाएगी। आणविक गति का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? आणविक गति का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? यह क्वेश्चन का उत्तर रॉबर्ट ब्राउन ने किया।
और इस प्रकार की गति को ब्राउनी गति भी कहते हैं। जो आणविक गति जो होती है उस प्रकार की गति को हम ब्राउनी गति भी कहते हैं। और पीछे हमने देखा कि जो आणविक गति है उसको सर्वप्रथम किसने कहा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम लोग देखेंगे कि अणुओं में परस्पर आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण के माध्यम कैसे पाया जाता है। मान लीजिए कि कोई अणु है, दो अणु को आकर्षण के माध्यम से हम लोग पास लाएंगे। चुंबक मान लीजिए, इसको हम प्रतिकर्षण, जब प्रतिकर्षण की फोर्स हम देंगे यही दोनों अणु दूर दूर चले जाएंगे। आप जानते हैं कि चुंबक में एक नॉर्थ एक साउथ दो पोल होते हैं, विपरीत पोल आपस में कंजंक्शन का कार्य करते हैं। जब समान पोल होते हैं तो विपरीत हो जाते हैं, प्रतिकर्षण का कार्य करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक ही द्रव के अणुओं के पारस्परिक आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। मान लीजिए कि कोई अणु हो कर एक ही द्रव के अणुओं के पारस्परिक आकर्षण के बल को क्या कहेंगे? ससंजक। मान लीजिए कि कोई ये अणु है, ये दोनों आपस में परस्पर कर रहा है, इसी बल को हम, ये परस्पर कर रहा है, इसी बल को हम ससंजन बल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ससंजन जो बल होता है इसका कार्य क्या होता है। ससंजन बल का कार्य यही है कि दो अणुओं को, ससंजन बल का कार्य हम लोग देख रहे हैं कि दो अणु है, दो अणुओं को परस्पर बांध कर रखता है। यही ससंजन बल का कार्य। ससंजन बल का कार्य है कि दो अणुओं को परस्पर बांध के रखता है आकर्षण के माध्यम से। अब हम लोग नोट में देखेंगे कि जब दो अणुओं के बीच दूरी बढ़ती है तो ससंजन बल कम हो जाता है। जब दो अणु एक पास रहेंगे तो ससंजन बल अधिक रहेगा, जब दो अणु दूर दूर हो जाएंगे तो ससंजन बल कम हो जाएगा। धन्यवाद। आज की क्लास में